हाय वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक मॉडल्स ऑफ मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं। वो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मेमोरी है क्या। मेमोरी इज़ अ मेंटल प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। ये तो हमें बेसिक से इंफॉर्मेशन है ही, ठीक है। इसमें हमने प्राइमरी सोर्सेज की भी बात की हुई है कि कैसे एनकोडिंग होती है, स्टोरेज होता है, रिट्रीवल होता है। हमने क्लास 11-12 में बेसिकली ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। और अगर आपको एक रिवीजन करना हो तो आप इसी चैनल के पुराने वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। अब अगर हम आ जाते हैं बेसिक डिस्कशन पे कि जब हम मॉडल्स की बात करते हैं, मॉडल्स ऑफ मेमोरी में सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी स्टोर मॉडल की, या फिर उसको लीनियर मॉडल भी बोला जाता है। बेसिकली ये वो सबसे पहला बेसिक मॉडल है जो एटकिंसन और शिफरिन ने दिया था। तो इसमें लोगों ने कैसे बताया कि पहले इन्वायरमेंट में हम सेंसरी रजिस्टर करते हैं। सेंसरी रजिस्टर क्या होता है? जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स का यूज़ करके एक इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करते हैं अपने सेंसरी मेमोरी में। अब जो इसमें बात आती है उसमें ये था कि बेसिकली स्टर्लिंग थे और डार्विन थे। इन लोगों ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जैसे विजुअल मेमोरी है हमारी, वो ऑलमोस्ट 1 सेकंड लेते हैं रजिस्टर करने के लिए, और जो ऑडिटरी वो है इंफॉर्मेशन है, वो ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड तक का, 6 सेकंड तक का टाइम लेती है। तो फिर जब हम उसको रजिस्टर कर लेते हैं, जब हम उसे एक प्रॉपर अटेंशन देते हैं और चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो फिर वो हमारे धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रजिस्टर होता है। यहाँ पे रजिस्टर होने के लिए एटलीस्ट 30 सेकंड लग जाते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट लग जाता है। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 आइटम्स आराम से स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन एक बार में स्टोर हो सकती है। अब होता क्या है, एसटीएम में चीज़ें आ गई। अब अगर हम इसको रिहर्सल कर रहे हैं, अच्छे रिहर्सल्स कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के, तो फिर वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जाता है। जब हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, तो वो वापस से हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आके मेमोरी का आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा मॉडल था जहाँ पे बताया गया कि कैसे इन्फॉर्मेशन पास हो रही है हर एक स्टोर के थ्रू, कैसे उसको रिहर्स किया जा रहा है और उसकी एनकोडिंग कैसे होती है। अब हुआ क्या, अब आए क्रेक और लॉकहार्ट। इन लोगों ने किसकी बात की? लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी की। ये सेकंड थ्योरी है हमारी। इसमें इन लोगों ने क्या बोला कि हम इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस करते हैं, यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग है वो जितने अच्छे तरीके से होगी, हमारा मेमोरी का रिटेंशन उतना ही अच्छा होगा। तो इन लोगों ने कैसे बात की, आप समझो एक पिरामिड है, ठीक है। इस पिरामिड में जो ऊपर का पार्ट है वो ऑलमोस्ट हमारा परसेप्शन में चला जाता है, यानी कि हम बस जब चीज़ें बेसिकली परसीव कर रहे हैं एनवायरनमेंट से। फिर जब हम उसमें स्ट्रक्चरल फीचर्स ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक चेयर है, तो आपने उसके हाथ पैर देखे, वो लकड़ी का है कि प्लास्टिक का है ये देखा। तो जब हम उसमें एक स्ट्रक्चरल फीचर ऐड कर रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारे स्ट्रक्चरल लेवल तक चला जाता है, एक डीपर लेवल तक आ जाता है। अब यहाँ पर हम जब उसमें मीनिंग अटैच कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक मीनिंग के साथ अटैच करके कहीं ना कहीं अपने सिमेंटिक मेमोरी की तरफ ले जा रहे हैं, तब फिर वो क्या हो जाता है, एक और लेवल डीप चला आता है, जो कि हमारा थर्ड लेवल है, यानी कि डीप लेवल की प्रोसेसिंग है। यहाँ पर हमारी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन होगी या जो पुरानी नॉलेज होगी, उसके साथ में हम नए इन्फॉर्मेशन को रिलेट करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे, या कैसे भी करके बेसिकली हम उसका स्टोरिंग करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की भी बात आती है, सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की भी बात आती है। तो इसमें बेसिकली क्रेक और लोकहार्ट ने क्या डिस्कस किया कि जितने ज़्यादा इलेबरेटिव रिहर्सल्स होंगे, वो चीज़ हमें उतनी ही हेल्प करेगी और डीपर लेवल पे जाने की। तो फिर लोकार्ट ने इसमें क्या चीज़ बताई कि जब हम किसी भी एक इंफॉर्मेशन को बस मेंटेनेंस रिहर्सल कर रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ हम एक बेसिक सा रिहर्सल कर रहे होते हैं, बार बार चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है उस एक लेवल पे सरवाइव करने के लिए। लेकिन जब हम उसमें मीनिंग भी अटैच कर देते हैं और उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से रिपीटेटिव रिहर्सल करते जाते हैं, उसके मीनिंग को अटैच करेंगे, उसको और ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, तो वो हमें हेल्प करेगा और आगे डीपर लेवल पे जाने के लिए, और उसका मेमोरी रिटेंशन और अच्छे तरीके से होगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं लास्ट मॉडल की, जो कि हमारा वर्किंग मेमोरी मॉडल है, जो कि बैडले और हिच ने दिया था। तो इन लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है हमारी, एसटीएम जो है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है।
अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेसिक, जैसे कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो हमारे अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है, इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट कर रहा है। तो एसटीएम एक तरीके से हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पार्ट है। यहीं पे हमारा फोनोलॉजिकल लूप आता है, यानी कि जहाँ पर ऑडिटरी, वर्बल ऐसे इन्फॉर्मेशंस को बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, क्योंकि सेंसरी मेमोरी में तो हम सिर्फ एक तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ना। फिर आता है विजुअल स्पेटियल स्केच पैड, यानी कि जब हम उस विजुअल और स्पेटियल दोनों इन्फॉर्मेशन को काफ़ी अच्छे से प्रोसेस कर रहे हैं। और तो और यहाँ पे एपिसोडिक बफर भी होता है, यानी कि हम इंटीग्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फोनोलॉजिकल लूप को इंटीग्रेट करते हैं और स्केच पैड को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बेसिक 4 चीज़ें, 4 कंपोनेंट्स के साथ बैडले ने और हिच ने बताया कि कैसे जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो बहुत ही एक्टिव और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अब हम यहीं पे बात कर लेते हैं फॉरगेटिंग की, क्योंकि कुछ ऐसे मेजर कॉजेज़ होते हैं फॉरगेटिंग के, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि डिके थ्योरी जो है वो ये कहती है कि इन्फॉर्मेशन जो है ओवर टाइम डिके हो जाएगी, फेड हो जाएगी, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो। फिर आता है इंटरफेरेंस थ्योरी, यानी कि फॉरगेटिंग अकर होती है क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से इंटरफेयर करने लगती है। जैसे कि मान लीजिए अभी आपने एक कोई टॉपिक पढ़ा, और जो आपकी इसके बाद वाली न्यूअर इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं इस वाले पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करने लग जाए, उसमें में भी कुछ क्लैशेस हो जाए, या फिर वो बिल्कुल एक तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग आपको इमेज दे, या कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है, ऑफ ट्रैक हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी हम अपनी पुरानी मतलब पुरानी नॉलेज को, पुरानी इन्फॉर्मेशन को चेक करने लगते हैं कि अच्छा क्या हमने उस टाइम से ही पढ़ा था। तो इसकी वजह से भी कभी कभी फॉरगेटिंग हो जाती है। अब इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन का इंटरफेरेंस है, ये 2 तरीके से होगा। एक जो हमने याद करिए प्रेमेसी और रिसेंसी इफेक्ट की बात की थी, जब मिलर ने सीरियल पोजीशन इफेक्ट के बारे में एक्सपेरिमेंट किया था, और ये बताया था कि मतलब जैसे 2 लिस्ट आपको दे रखी है, और उसमें आपका बेसिकली सीरियल पोजीशन इफेक्ट हो सकता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिस्ट के स्टार्टिंग की चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिस्ट की लास्ट की चीज़ें याद रह जाती हैं, तो वो रिसेंसी इफेक्ट में चला जाता है। अब इसमें अगर हम इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो 2 तरीके का इंटरफेरेंस होता है, यानी कि अगर प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि मेरी अगर पुरानी नॉलेज है वो इंटरफेयर कर रही है मेरे नए नॉलेज के साथ में। और रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर मेरी नई नॉलेज की वजह से मैं अपनी पुरानी नॉलेज को, पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अब इसमें आता है रिट्रीवल फेलियर, यानी कि जब एक ऐसी इनेबिलिटी जहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन स्टोर की थी वो मिस होने लगती है, क्योंकि हमें उसके प्रॉपर क्यूज़ नहीं मिल रहे होते, प्रॉपर टैग्स नहीं मिल रहे होते हैं। और यहीं पे फ्रॉइड ने रिप्रेशन की बात की थी, सॉरी, फ्रॉइड ने रिप्रेशन की बात की थी। बेसिकली एक अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग होती है, क्योंकि जब हम कोई भी हमारी पेनफुल मेमोरी है, तो हम बेसिकली अपने एनजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसको अनकॉन्शियसली भूल जाते हैं। अब निमोनिक्स की तो हमने बात की ही थी, मिलर का काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है, जहाँ पर इन्होंने बताया था कि कैसे हम ग्रुपिंग वगैरह का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, 7+-2 वाली चीज़ जो थी। फिर मेंटेनेंस रिहर्सल, इलैबोरेटिव रिहर्सल्स भी यहीं पे आ जाते हैं। कैसे हमें बेहतर रिट्रीवल क्यूज़ का यूज़ करना चाहिए, ताकि उन क्यूज़ के थ्रू हमारी मेमोरी रिट्रीवल ट्रिगर हो सके। कैसे हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए, और कैसे हम स्पेसिंग इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में थोड़ा सा जगह टाइम रखना, ताकि जो रिटेंशन है वो और अच्छे तरीके से हो पाए। अच्छा, अब अगर हम बायोलॉजिकल बेसिस की बात करें, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी क्या कहता है, तो मेमोरी जो है हमारी न्यूरल चेंजेस से एसोसिएटेड है, जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट, मतलब ब्रेन में होती है, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो मेमोरी इज एसोसिएटेड विद न्यूरल चेंजेस इन द ब्रेन। हिप्पोकैम्पस जो है काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो हमें हेल्प करता है लॉन्ग टर्म मेमोरीज फॉर्म करने में। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी भी यही का पार्ट है, जहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है सिनेप्सिस की रेपिटेटिव एक्टिवेशन के थ्रू। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, यानी कि एलटीपी, जो कि इंक्रीज करता है न्यूरल फायरिंग को ड्यू टू लर्निंग। अब अगर हम अमनीशिया की बात करते हैं, तो एक होता है रेट्रोग्रेड अमनीशिया, यानी कि जब लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है किसी एक इंजरी या ट्रॉमा से पहले। और है एंटी रोग्रेड अमनीशिया, यानी कि एक इनएबिलिटी होती है नई मेमोरीज को फॉर्म करना एक इंजरी के बाद। तो ये 2 तरीके की इश्यूज हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि
कौन-कौन से ऐसे मेजर कंट्रीब्यूशन से एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं। तो मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हुई हैं जो कि काफ़ी एक हमें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे पूरे मेमोरी के अंडरस्टैंडिंग को, पूरे जो मेमोरी का प्रोसेस है, कैसे स्टोरेज हो रहा है, कैसे एन्कोडिंग हो रही है और कैसे रिट्रीवल हो रहा है, यहाँ तक कि कैसे फॉरगेटिंग हो रही है। जैसे एबेनगॉस ने फॉरगेटिंग कर्व के बारे में बताया कि जैसे मेमोरी डीके होने लगती है ओवर टाइम में, और उन्होंने ये भी बताया कि फॉरगेटिंग जो है इनिशियली बहुत जल्दी जल्दी होती है और धीरे धीरे करके और ज़्यादा स्लो होने लगती है। वहीं मिलर ने एसटीएम कैपेसिटी की बात की थी, यानी कि जो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 7 ± 2 आइटम्स होल्ड कर सकता है, यानी कि 7 से 2 ज़्यादा, 7 से 2 कम। और फिर बार्टलेट थे, बार्टलेट ने 1972 के अराउंड में लगभग बात की थी स्कीमा थ्योरी की, यानी उन्होंने बताया था कि मेमोरी जो है वो रिकंस्ट्रक्टिव होती है और इन्फ्लुएंस होती है हमारे एग्जिस्टिंग स्कीमास के साथ, हमारे पुराने मेंटल फ्रेमवर्क के साथ में। यहीं पे इन्होंने मतलब एक चीज़ और भी यहीं पे एक स्टडी के थ्रू फाइंड की गई थी कि कैसे मेमोरी डिसऑर्डर्स में जब रिट्रीवल गैप्स आने लगते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा जो इंफॉर्मेशन का रिट्रीवल है, जो एक आउटपुट आना चाहिए वो अफेक्ट होता है, वो प्रॉपरली नहीं आ पाता। फिर लॉफ्टस और पामर ने आई विटनेस टेस्टिमनी की बात की थी, जिन्होंने बेसिकली डेमॉन्स्ट्रेट किया था कि मेमोरी जो है वो ऑल्टर की जा सकती है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। इसका अगर मैं आपको बताऊँ एग्जांपल, तो जैसे 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है? तो उसमें से दोनों ग्रुप्स को हमने एक वो दिखाई, वीडियो दिखाई जहाँ पर 2 कार का एक्सीडेंट हो रहा है, 2 कार एक-दूसरे से टकरा रही हैं। फिर उसके बाद हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा उस चीज़ से रिलेटेड। तो हमने पहले ग्रुप से पूछा कि क्या आपने देखा नहीं कि दोनों का कार कितनी तेज़ थी, किस स्पीड में थी जब उन्होंने स्मैश किया। तो यहाँ पे हमने कौन-सा वर्ड यूज़ किया? स्मैश। फिर हमने ग्रुप बी से क्या क्वेश्चन पूछा कि दोनों कार की क्या स्पीड थी जब दोनों कार ने एक दूसरे को हिट किया। अब यहाँ पे वर्ड क्या था? हिट। फिर हमने कुछ टाइम के बाद दोनों ग्रुप से सेम क्वेश्चन पूछे कि अच्छा क्या आपको वीडियो में टूटा हुआ कांच दिखा था? तो इस एक्सपेरिमेंट में जो फाइंडिंग आई थी उसके हिसाब से ये था बेसिकली कि जिन लोगों से स्मैश वर्ड के साथ क्वेश्चन पूछा गया था वो लोग ने लाइकली ज़्यादा बार बोला कि हाँ उन्होंने टूटा कांच देखा। वहीं पर जिन लोगों से हिट वर्ड का इस्तेमाल करके पूछा गया था उन लोगों का उतना बड़ा नंबर नहीं आया कि नहीं अच्छा कांच टूटा था कि नहीं। लेकिन जो स्मैश्ड था उन लोगों ने लाइकली ज़्यादा बार बोला कि हाँ दोनों मतलब वहाँ पे टूटे हुए कांच थे। तो ये बेसिकली दिखाता है कि कैसे मेमोरी को हम ऑल्टर भी कर सकते हैं एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। अब मेमोरी जो है काफ़ी एक एसेंशियल कॉग्निटिव प्रोसेस है, तो उसके स्टेजेस को, टाइप्स को और फैक्टर्स को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो हाईलाइट करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोरी और उसके बायोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स को। So I hope I was able to make myself clear about this topic, the basic models of memory, and if at all you have any doubt, आप comment section में लिख सकते हो। For this video, now I'll take a all. Thank you so much for watching this video. Don't forget to follow for more. Thank you.